Hello friends, my name is Pragati and I welcome you to my channel Future Goals. फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग सीटेट 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का लेवल 1 में उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से ऑलरेडी हम लोग 10 क्वेश्चंस कम्प्लीटली एनालाइज कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके ऑप्शंस देखेंगे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, क्यों है, और कम्प्लीटली उसको इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग ऑलरेडी 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो आप लोग। इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये लेवल 1 का पेपर है और जो कि डे शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था 21 जनवरी को। सो क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शंस गिवन है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट। सेकेंड, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एन्जॉयमेंट ऑफ द टास्क। फोर्थ है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स। सबसे पहले तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? वो मोटिवेशन जो इंटरनली आती है। अगर कोई इंटरनली मोटिवेटेड है तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ पनिशमेंट। क्या जो पनिशमेंट की वजह से हम लोग किसी काम को कर रहे हैं तो क्या उसको हम इंटरनली मोटिवेटेड कहेंगे? अगर कोई काम जैसे कोई स्टूडेंट है अपने टीचर के डर की वजह से या पनिशमेंट के डर की वजह से होमवर्क करता है, तो क्या उसको आप इंटरनली मोटिवेटेड कहोगे? नहीं, वो तो गलत है। ये तो इंटरनल मोटिवेटेड का एग्जाम्पल है ही नहीं। सेकेंड है मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड। एक्सटर्नल रिवॉर्ड से अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलें कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे तो आपको साइकिल गिफ्ट मिलेगी या कुछ और गिफ्ट मिलेगा, तो ये भी इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि आप एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड से मोटिवेटेड होकर उस काम को कर रहे हो, तो ये भी एक एग्जाम्पल नहीं होगा। ये ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड है फ्रॉम पर्सनल इन्जॉयमेंट ऑफ टास्क एंड फोर्थ है फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स। कंपटीशन करना है, फर्स्ट आना है किसी भी रेस में या किसी भी काम में, तो उस कंपटीशन के लिए अगर आप किसी काम को अच्छे से करते हो तो वो भी एक इंटरनल मोटिवेशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा पर्सनल इन्जॉयमेंट ऑफ टास्क। अगर कोई किसी टास्क को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसको करने में उसको अच्छा लगता है, वो इन्जॉय करता है, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंटरनली मोटिवेटेड, राइट। सो 11th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। 12th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। हिंदी में पढ़ देती हूँ मैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। पहला ऑप्शन है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। सेकंड है लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। थर्ड, लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। एंड फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। क्या लर्निंग एक प्रोसेस होती है या एक प्रोडक्ट होता है? प्रोसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब लर्निंग एज अ प्रोडक्ट का मतलब रेदर देन अ प्रोसेस का मतलब कि उसकी स्पीड क्या थी, वो इंटरकनेक्टेड किससे है और किस तरह से लर्निंग हुई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर लर्निंग एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है, क्या लर्न किया उससे मतलब है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बाकी के हम और ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। सेकंड है लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। बिल्कुल लर्निंग जो है प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करती है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फॉर्मेटिव असेसमेंट की, कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया ही इसलिए जाता है कि लर्नर की प्रीवियस नॉलेज चेक की जा सके। अगर आप किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो तो आपको पहले से तो पता होना चाहिए ना कि उसको पहले से क्या क्या आता है। तो लर्निंग डिपेंड करती है प्रीवियस नॉलेज पे। थर्ड है लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। जो पहले के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज करके आगे की लर्निंग करी जाती है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि किसी चाइल्ड को आप मल्टीप्लिकेशन सिखाना चाहते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप बता रहे हो कि वो मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन है, तो पहले उसको एडिशन पता होना चाहिए। वो एडिशन के कॉन्सेप्ट्स को रीऑर्गेनाइज करके ही तो मल्टीप्लिकेशन सीखेगा ना। फोर्थ है लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। बिल्कुल लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी इसका करेक्ट है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा हुआ है नॉट करेक्ट, वो है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन अ प्रोसेस। ये गलत है। लर्निंग एक प्रोसेस होता है रेदर देन अ प्रोडक्ट। फोर्थ 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशव अवस्था में पहला ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। सेकेंड है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। थर्ड है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज़ अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप जहाँ पे मान लेते हैं कि आपको क्लियरली ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो? आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे जो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही गलत है, पहले तो आप उन ऑप्शंस को हटा दो, उनको एलिमिनेट कर दो, और फिर जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उसमें से आप जो है अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक इजी तरीका है कॉन्सेप्ट को मतलब एक ये इजी वे है ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। अब इसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली, तो लैंग्वेज की तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफोकॉर्डल दो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी जाता है और सेफोकॉर्डल हेड टू टो जाता है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। थर्ड हेड टू टो भी गलत है, क्योंकि वो सेफोकॉर्डल में होता है। अब दो ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स रैपिडली विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स की बात इन्फेंसी में फाइन मोटर डेवलपमेंट तो बहुत ही कम होता है, और फिजिकल डेवलप मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, ऐसा नहीं होता है। पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होती है, देन फाइन की तरफ मूव करते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन द हैंड्स एंड फीट। आपको पता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू पेरिफेरी डेवलपमेंट होता है, तो पहले लिम्स का ग्रोथ होता है एंड देन हैंड्स और फीट की तरफ जो हमारी ग्रोथ है वो मूव करती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड 13th का, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? Which of the following is a characteristic of effective feedback in the classroom? क्लासरूम में इफ़ेक्टिव फीडबैक का यानी कि उपयोगी प्रतिपुष्टि का एक विशेषता कौन सी है? तो फीडबैक जो है फर्स्ट है इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। टाइमली होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए बिल्कुल फीडबैक, टाइम टू टाइम फीडबैक होना चाहिए। जो भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हो रही है उसका रिज़ल्ट देखने के लिए कि वो वर्क कर भी रही है कि नहीं। स्पेसिफिक होना चाहिए, जिस चीज़ का फीडबैक लेना है उसी का फीडबैक हो। सेकंड है इट इज़ ओनली एट द एंड ऑफ द टास्क। क्या फीडबैक सिर्फ टास्क ख़त्म होने के बाद होना चाहिए। थर्ड है ब्रॉड होना चाहिए, जेनरिक सामान्य होना चाहिए।
फोर्थ है इट इज़ ओनली फोकस्ड ऑन द आउटकम, आउटकम पे फोकस करे, मतलब कि आउटकम मतलब प्रोडक्ट पे फोकस करे, प्रोसेस पे फोकस ना करे। तो ये जो है इसका जो सबसे सही और करेक्ट आंसर है वो है इट इज़, इसमें गलत आंसर लगा रखा है, इसका आंसर होगा इट इज़ टाइमली एंड स्पेसिफिक। तो जो फीडबैक है वो टाइमली होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी एक वो इफ़ेक्टिव फीडबैक माना जाएगा। अब हम लोग 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन गिवन है इट डिफ़िकल्टी इन स्पेशियल अवेयरनेस, स्पेशियल यानी कि स्थान से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड अवेयरनेस में डिफ़िकल्टी होती है डिसलेक्सिया में। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर रचनात्मक समस्या का समाधान करना है तो उसमें कम कठिनाई होती है। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई या शारीरिक समन्वय में कठिनाई, डिफ़िकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो डिसलेक्सिया एक क्या है, एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें कि किसमें डिफ़िकल्टी होती है, रीडिंग डिफ़िकल्टी, रीडिंग प्रॉब्लम होती है वर्बल से रिलेटेड, राइट। सो स्पेशल तो इसका होगा नहीं आंसर। सेकंड है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं होगा, इसमें रीडिंग डिफ़िकल्टी या वर्बल डिफ़िकल्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है। फोनोलॉजी, फोनोलॉजी यानी कि साउंड को प्रोसेस करने में डिफ़िकल्टी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फिज़िकल कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पे नहीं की गई है, तो जो इसका 15th क्वेश्चन है उसका सबसे करेक्ट आंसर है थर्ड, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। Okay, so let's move on to question number 16. That is, according to Kohlberg's theory of moral development, at what stage are children self-centered and see their own benefit in doing something? कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो अब जो कोलबर्ग की अगर आपने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें जो है 3 लेवल हैं। एक तो प्री कन्वेंशनल लेवल है, देन कन्वेंशनल लेवल है एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उस लेवल में बच्चा जो है वो मोरालिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो जो भी काम करता है वो या तो अपना फ़ायदा देखने के लिए करता है या पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, रिवॉर्ड के लिए करता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एट द 5th स्टेज इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसमें जो 5th स्टेज है उसमें बात करी गई है कि एक जो इंडिविजुअल है वो सोशल जो नॉर्म्स हैं उसको उसको वो ऐसा सोचता है कि अगर हम उसको चेंज कर दें लोगों के फ़ायदे के लिए या किसी की भलाई के लिए तो वो सही है, ऐसा किया जा सकता है। तो ये तो होगा नहीं। सेकंड है सॉरी सेकंड है एट द फर्स्ट स्टेज इन द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट स्टेज जो है फर्स्ट लेवल का फर्स्ट लेवल क्या है, हमारा प्री कन्वेंशनल स्टेज है। उसका जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो है पनिशमेंट और ओबीडियंस की बात की गई है, रिवॉर्ड की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। एंड उसके बाद एट द थर्ड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल वही प्री कन्वेंशनल, जिसमें जो सेकंड स्टेज है उसमें जैसे को तैसा की बात की गई है, अपना बेनिफिट देखने की बात की गई है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो हमारा 16th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, राइट। थर्ड स्टेज इन द सेकंड लेवल नहीं होगा। सेकंड लेवल जो है वो बात करता है कन्वेंशनल स्टेज की, जिसमें थर्ड लेवल में सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करने की बात की गई है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। पहले स्तर के दूसरे चरण में ये इसका सही उत्तर है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है?
व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग मीन्स हेल्प, एक तरह की टेम्प्ररी हेल्प जब किसी को दी जाती है तो उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। किसी भी, अगर आप किसी को, किसी स्टूडेंट को या किसी लर्नर को कोई प्रॉब्लम देते हो या उसके सामने कोई प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आप उसको कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बताते, बट आप उसकी हेल्प करते हो उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। तो इसमें से कौन से एग्जाम्पल्स स्कैफोल्डिंग के हैं? थिंक अलाउड, यानी कि बोलकर सोचो, सोचो, और बिल्कुल ये एक स्कैफोल्डिंग का एग्जाम्पल हो सकता है। कोई संकेत देना, इशारा देना, प्रॉम्प्ट्स एंड क्यूज देना, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा आपको। संकेत या इशारे, बिल्कुल आप कोई इशारा दो, कोई संकेत दो, सॉल्यूशन मत बताओ, तो ये भी एक स्कैफोल्डिंग का एक तरीका है। क्वेश्चन पूछकर सॉल्यूशन की तरफ ले जाना भी स्कैफोल्डिंग होता है। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, आप हिंट दे रहे हो, कोई हाफ सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो स्कैफोल्डिंग। रोट रिहर्सल, रटकर दोहराव, रटकर दोहराव करना कोई किसी भी तरह की स्कैफोल्डिंग, रटना है, रटने में कैसी स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत है, क्या हेल्प है इसमें? आप किसी को रटने के लिए कह रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्कैफोल्डिंग। तो इसका जो ए बी सी एंड डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ई ऑप्शन इसका गलत है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, दैट इज़ ए बी सी डी, क्योंकि हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये चार इसके एग्जाम्पल होंगे, लेकिन ई वाला इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो 16th का जो आंसर है वो है फोर्थ, ए बी सी डी। 17th का। 18th क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। 18th क्वेश्चन क्या कहता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि, ऑप्शंस क्या हैं? इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। सेकेंड, learners receive knowledge passively from others. Third, learners actively construct knowledge. And fourth, effective learning is activated by lecturing and explaining. जो ये 18th क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज। लर्नर जो होता है वो नॉलेज को खुद एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है, खुद चीज़ों को सीखता है, रीऑर्गेनाइज करता है, थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, समझता है और फिर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो ये वाला जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फोर्थ, लेक्चरिंग एक्सप्लेनिंग, ये तो बहुत ही ओल्ड मेथड है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा इसका आंसर। 19th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन। कॉग्निशन एंड इमोशन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इमोशन फॉर, पहले मैं आपको एक इसका एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप सपोज आप बहुत सैड हो, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप सैड हो, आपको कोई परेशानी है, आप दुखी हो और आपको लर्निंग कराई जाए, तो आपकी लर्निंग की स्पीड खुद ब खुद स्लो होगी, आप लर्निंग नहीं कर पाओगे, ठीक से चीज़ों को सही से समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। इसका मतलब आप अगर इमोशनली अफेक्टेड हो किसी चीज़ से तो वो आपके कॉग्निशन पे, आपके बुद्धि पे, लर्निंग पे, इन सब पे भी इफ़ेक्ट करता है, आपकी रीजनिंग, थिंकिंग, इन सारी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करता है। और इसका रिवर्स भी होता है। रिवर्स मतलब अगर आप का कॉग्निशन सही नहीं है, आप कॉग्निटिवली किसी चीज़ से अफेक्टेड हो, तो वो आपके इमोशंस को पे भी असर डालेगा। इसका मतलब कि ये दोनों जो इमोशन है और कॉग्निशन है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। नहीं, इमोशन कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करता है तो कॉग्निशन भी इन्फ्लुएंस करता है इमोशन को, तो ये गलत है। सेकंड है, कॉग्निशन एंड इमोशन आर टू इंडिपेंडेंट सिस्टम। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, मतलब उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कोई किसी को अफेक्ट नहीं करता, ऐसा भी नहीं होता। थर्ड है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बिल्कुल, कॉग्निशन
इमोशन पे इंटरडिपेंडेंट होता है और इमोशन कॉग्निशन पे इंटरडिपेंडेंट होता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया एग्जांपल देकर। फोर्थ है कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशन बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा भी नहीं होता, दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो इसका जो 19th है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 3rd। Last question, that is question number 20. In Lawrence Kohlberg's moral development theory, children move from understanding consequences of acts to determine whether they are good or bad to understanding that rules and laws are flexible and can be changed. तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, क्या वो ये बात करता है कि जो मोरल डेवलपमेंट होती है वो प्रोग्रेसिव होती है? बिल्कुल। जब आपने ये इसकी 3 स्टेजेस देखी होंगी, प्री कन्वेंशनल में बच्चे को कोई मोरालिटी से लेना देना नहीं होता, उसके अंदर मोरालिटी ना के बराबर होती है। वहीं जब वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुंचता है तो मोरालिटी के बेसिस पे ही वो अपने डिसीजंस को लेता है। तो कैसे उसका मोरल डेवलपमेंट होता है, एक प्रोग्रेसिव तरीके से होता है, और वो पहले जो है कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे डिसीजन लेता था, और बाद में वो ये डिसाइड करने लग गया कि रूल्स जो होते हैं और लॉज होते हैं उसको चेंज किया जा सकता है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। सो ये तो इसका असर्शन हो गया, मतलब ऐसा होता है। कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें ये बात हमें देखने को मिलती है। मोरल डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेसिव है। देन मतलब मोरल डेवलपमेंट किस तरह से मूव करता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में जाते जाते वो कितना चेंज हो जाता है। रीज़न इसका दे रखा है, लॉरेंस कोलबर्ग आर्ग्यू दैट मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। लॉरेंस कोलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, बिल्कुल वो स्टेजेस में होता है, प्रोग्रेसिव तरीके से होता है। तो इसका जो इस असर्शन के लिए रीज़न बिल्कुल सही है। आपको क्वेश्चन में असर्शन और रीज़न देखना है वो सही है कि नहीं, और आपको ये भी देखना है कि क्या वो रीज़न उस पर्टिकुलर असर्शन के लिए सही है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल सही रीज़न है इसके लिए। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा 20th का ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। सो हमने अपने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए आज के। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी के रिमेनिंग जो 30 में से हम 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस हैं हम वो आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बाय बाय।